हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है गृह विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध, कोरिलेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस। तो आगे इसका पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं गृह विज्ञान और सामान्य विज्ञान, होम साइंस एंड जनरल साइंस। गृह विज्ञान कला व विज्ञान दोनों हैं। इस प्रकार इसका एक ओर तो विभिन्न कलाओं से और दूसरी ओर विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों से घनिष्ठ संबंध है। यदि सामान्य विज्ञान शुद्ध विज्ञान है तो गृह विज्ञान मुख्य रूप से एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह विज्ञान में उन वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का अध्ययन किया जाता है जो गृह संबंधी होते हैं। गृह विज्ञान तथा विज्ञान में एक दूसरे रूप में भी संबंध स्थापित होता है। जब कपड़े धोने के लिए पानी की कठोरता को दूर करना होता है तब रसायन शास्त्र का सहारा लेते हैं और सोडा आदि डालकर उसको कोमल बनाते हैं। इसी प्रकार घर में कोई संक्रामक रोग हो जाने से रोगी की वस्तुओं या गृह को कीटाणुनाशक दवाइयों से धोते हैं। यदि भोजन पकाने के साथ छात्रों को भोजन का वैज्ञानिक ज्ञान न दिया जाए तो पाकशास्त्र तो अपूर्ण ही रह जाता है। भोजन के विभिन्न तत्व, उनका संगठन, क्रिया और शरीर को उनकी आवश्यकता आदि का ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना कि खाने योग्य स्वादिष्ट भोज्य वस्तुओं का पकाना। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य एवं सुख स्वच्छ और उचित भोजन पर निर्भर करता है। अतः गृहिणी को भोजन का वैज्ञानिक ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ गृह विज्ञान का विज्ञान से सहसंबंध स्थापित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की कैलोरी आवश्यकता विज्ञान की सहायता से ही निर्धारित की जाती है तथा उस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार हो, कौन सा भोजन उचित और संतुलित है तथा खाना पकाने की कौन सी विधियाँ किन विशेष भोज्य पदार्थों हेतु उचित या अनुचित हैं, यह विज्ञान के आधार पर निश्चित किया जाता है। हम ये दैनिक जीवन में देखते ही हैं कि खाना पकाने की कौन सी विधियों से हमें लाभ हो रहा है या कौन सी खाना बनाने की विधियों से हमें हानि हो रही है। ये सब विज्ञान के आधार पर हम निश्चित करते हैं। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन सामान्य विज्ञान की मदद के बिना संभव नहीं है। ये दोनों ही सामान्य विज्ञान के अंग हैं। मच्छर तथा अन्य घरेलू हानिकारक जंतुओं की जीवनी ये कहें, इनका किस तरह से हम इन्हें दूर करें यानी कि इनसे बच सकें, ये साधन विज्ञान से ही हमें प्राप्त होते हैं। विभिन्न कीटाणुओं का ज्ञान भी विज्ञान से ही होता है और विज्ञान ही इनके नाश के उपाय बताता है। इसी के साथ हम देखेंगे गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र। गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। वास्तव में गृह विज्ञान में अर्थशास्त्र का बहुत अधिक अंश सम्मिलित होता है। गृह व्यवस्था का शिक्षण गृहों की विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखे बिना सही रूप में नहीं किया जा सकता। हर गृह कार्य की विधि और गृह जीवन का स्तर आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जिन घरों में गृहिणियाँ आय से अधिक व्यय करती हैं वहाँ अशांति, असंतोष तथा अतृप्ति रहती है। इसको सिखाने के लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी के परिणाम स्वरूप गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध स्थापित हो जाता है। गृह व्यवस्था में आर्थिक परिस्थिति का महत्व दिखाते हुए उनके अनुरूप प्रत्येक गृह कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों की मदद से अध्यापिका छात्राओं को यह ज्ञान दे कि जब कोई नई खाद्य वस्तु बाजार में आती है और सस्ती होती है उस समय इकट्ठी खरीद कर लेने से आर्थिक लाभ होता है। गेहूँ, चावल, दाल, चना, चीनी सही समय पर खरीद लेने पर व सही विधि से संग्रह कर लेने पर धन की बचत के साथ साथ श्रम की भी बचत होती है। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तथा एक निश्चित आय में गृह स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गृह विज्ञान अध्यापिका जब पढ़ाती हैं तब उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विषय को अर्थशास्त्र से संबंधित करें। गृह विज्ञान गणित के प्रयोगों के लिए व्यवहारिक क्षेत्र प्रदान करता है।
यहाँ पर ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि घर में छोटे बच्चे जिद करते हैं कि हमें बाज़ार की ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं, तो उनसे उनके लिए नुकसान ही होता है और साथ ही साथ पैसा भी खर्च होता है। उसके बाद जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज भी कराना पड़ता है। तो घर की जो गृहिणी हैं उन्हें ऐसे चीज़ें बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करें जिससे कि उनके लिए आर्थिक लाभ भी हो और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। साधारण स्त्री को गणित का कम से कम प्रारंभिक ज्ञान हो जाने से गृह कार्यों में बड़ी सहायता मिलती है। गृह विज्ञान के शिक्षण में छात्राओं को गृह संबंधी आय व्यय का हिसाब, खरीदारी का हिसाब, धोबी का हिसाब, नौकर का हिसाब आदि विधिवत रूप से रखना सिखाना चाहिए। सही गृह विज्ञान शिक्षण में स्थान स्थान पर गणित से संबंधित स्थापित किया जा सकता है। सिलाई के सामान, बुनाई के बार बार फंदे गिनना, यानी सिलाई में जैसे कि हम देखते हैं कितना सामान है, कितनी मीटर किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी प्रकार बुनाई के बार बार फंदे गिनना, घटाने और बढ़ाने, नमूने बनाने तथा उचित नाप का वस्त्र बनाने में गणित का अत्यधिक महत्व है। गृह परिचर्या में रोगी की रोजाना की दशा का तथा तापक्रम का चार्ट बनाने में गणित का ज्ञान अनिवार्य है। पाकशास्त्र में गणित का बहुत अधिक महत्व है। भोज्य वस्तुओं के उत्तम परिणाम हेतु दी गई विधि व सामग्री के अनुपात या नापतोल का बहुत ही सूक्ष्म रूप से अनुसरण करना आवश्यक है। भोज्य पदार्थ के परिणाम की शुद्धता सही मापतोल में ली गई सामग्री तथा शुद्ध विधि के प्रयोग पर निर्भर करती है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में गृह विज्ञान और दस्तकारी। गृह विज्ञान व दस्तकारी दोनों ही कलाएं हैं। यदि एक गृह निर्माण की कला है तो दूसरी हस्तकुशलता का उपयोग करके उत्तम दस्तकारी की वस्तुएं बनाने की है। दोनों का ही क्षेत्र अति व्यापक है। गृह विज्ञान में उन समस्त विषयों का समावेश होता है जो कि गृह निर्माण में आवश्यक होते हैं। दस्तकारी में भी अनेक विषय आते हैं, जैसे लकड़ी का काम, कागज का काम, दफ्ती का काम, मिट्टी का काम, बेत का काम। दोनों का उद्देश्य छात्राओं में हाथ की योग्यता और साथ ही साथ मस्तिष्क का विकास करना होता है। ज्ञानेंद्रियों को पुष्ट करना तथा कलात्मक प्रवृत्ति को जागृत करना दोनों मुख्य रूप से क्रियात्मक विषय हैं और छात्राओं को क्रियाशीलता की ओर अग्रसर करते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण के जिन विषयों में छात्राओं द्वारा हस्तकुशलता को प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, वह दस्तकारी के बहुत निकट आ जाते हैं। इनके अलावा पाकशास्त्र, धुलाई, सिलाई व कढ़ाई आदि अपने क्रियात्मक रूप में दस्तकारी ही हैं। सिलाई के नए नमूने बनाना, ठीक ठीक नाप काटना, उचित विधि से सिलाई करना, कढ़ाई के नमूने आदि सभी दस्तकारी का ही काम है। पश्चिमी देशों में दीवार पर कागज लगाना सिखाते हैं, पेंट आदि करना सिखाते हैं, वे सब दस्तकारी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे सह संबंध की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। ये सत्य है कि सह संबंध शिक्षण में उपयोगी है, यदि फिर भी इसका उपयोग बिना किसी सोच विचार के प्रत्येक परिस्थिति में करने का प्रयास किया जाता है तो लाभ की अपेक्षा हानि की भी संभावना बन जाती है। इस कारण सह संबंध की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं जिनको जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे गृह विज्ञान में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो बहुत स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, उनका शिक्षण पृथक रूप में ही अधिक प्रभावशाली रह सकता है। अधिक से अधिक गृह विज्ञान की उसी शाखा से संबंधित अन्य प्रकरणों से सह संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्ययों का अन्य विषयों से संबंध स्थापित करने की चेष्टा उनके रूप को विकृत कर देगी एवं उनके शिक्षण में कृत्रिमता ला देगी, यानी कि बनावटीपन ला देगी। आधुनिक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के प्रावधान ने छात्राओं को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां उन्हें अपने चयनित विषय के अतिरिक्त दूसरे विषय का आधारभूत सामान्य ज्ञान नहीं होता है। इस स्थिति में सहसंबंध की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक अध्यापक भी ऐसा नहीं होता जो समस्त संबंधित विषयों का ज्ञाता हो। अल्प ज्ञान के आधार पर किया गया सह संबंध छात्राओं में या छात्रों में विषय की स्पष्टता के स्थान पर भ्रम उत्पन्न कर देता है।
सहसंबंध विषय का गहन अध्ययन किसी विशिष्ट पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। इन सीमाओं के होते हुए भी सहसंबंध के महत्व को नहीं नकारा जा सकता। उसके उचित प्रयोग से छात्राओं में वांछित अभिवृत्तियाँ विकसित करने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। जैसे कि पाठ्यक्रम के भार को हल्का किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा दूसरे विषयों को जानता है और उसका संबंध अगर इस विषय से स्थापित कर दिया जाए तो उसे भार कम प्रतीत होता है। विषय को रोचक बनाया जाना चाहिए। जैसे कोई भी विषय है उसमें प्रैक्टिकल अवश्य कराया जाना चाहिए। ज्ञान की अखंडता तथा एकता का ज्ञान कराया जाना चाहिए कि ज्ञान की कितनी आवश्यकता है जीवन में और उसकी कितनी अखंडता है, यानी कि उसमें एकता कैसे स्थापित की जाए। संकुचित विशेषीकरण का निराकरण किया जाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं संकुचित मानसिकता की होती हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए क्योंकि बालक व्यवहारिक जीवन जीना सीखेगा और अपने जीवन में बचत भी करेगा तथा परिस्थितियों जो सामने कठिन परिस्थितियां आएंगी उनसे भी मुकाबला करेगा। समय की मितव्ययता भी होगी। विषय अधिक स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि नागरिक शास्त्र का शिक्षण करते समय यदि बालक कुछ विषय सामग्री यानी कि इतिहास से संबंधित विषय सामग्री या घटनाएं उनको बतलाया जाए तो उन्हें नागरिक शास्त्र अधिक स्पष्ट और बोधगम्य हो जाएगा। चरित्र का निर्माण होगा। बालकों में या बालिकाओं में अच्छी अभिरुचियों का विकास होगा। बालक का सर्वांगीण विकास होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कोरिलेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स ऑफ होम साइंस के अंतर्गत गृह विज्ञान और सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और दस्तकारी और सहसंबंध की सीमाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।